जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। थोड़ा सा आज का टॉपिक जो है वो रूटीन से हट के थोड़ा लेंथी है, तो कोशिश करते हैं कि इसको हम इंशाल्लाह विद इन टाइम इसको कंक्लूड करें। राइट से हमने इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, इससे पिछले वाला लेक्चर में हमने देख लिया था कि बेसिकली व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट और उसके बेसिक जो एसेंशियल्स हैं वो क्या क्या हैं। तो आज हमने उसकी परफॉर्मेंस को देखना है कि परफॉर्मेंस से मुराद क्या है और कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस किस किस तरीके से होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के हमारे टॉपिक का हिस्सा हैं। तो परफॉर्मेंस से मतलब क्या है, परफॉर्मेंस से क्या मुराद है। अभी आप इसको गो थ्रू करते हैं जी। अब contract creates an obligation which continues till the contract has been discharged by actual performance। ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम जाके आगे जाके डिफाइन करेंगे कि इसमें इन सिंपल वर्ड्स कि जब भी कोई कंट्रैक्ट जो है क्रिएट होता है, तो उसमें एक पार्टी जो है उसकी ऑब्लिगेशन होती है, तो वो दूसरी पार्टी का राइट होता है। मसलन आप एक कोई कॉन्ट्रैक्ट आप सेल परचेज करते हैं, तो जहाँ जो है वो एक पार्टी की यानी पेमेंट करना एक पार्टी की ऑब्लिगेशन है, तो पेमेंट रिसीव करना दूसरी पार्टी का राइट है। गुड्स की डिलीवरी एक पार्टी की ऑब्लिगेशन है, उसकी लाइबिलिटी है, और तो उसकी रिसीविंग जो है वो दूसरी पार्टी का राइट है। तो इस तरह किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आपकी क्रिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन एंड राइट्स होती है। ठीक है, तो जब किसी ऑब्लिगेशन को आप जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है, वो फुलफिल हो जाती है। मसलन एक आदमी ने एक बाइक 50,000 का खरीदा, तो वो 50,000 उस एक जो मिस्टर ए है वो बी को 50,000 दे देता है, और मिस्टर बी जो है वो उसको बाइक दे देता है। तो इट्स परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस है, क्योंकि मनी की जो है वो रिसीट पेमेंट हो गई है और गुड्स की रिसीट और डिलीवरी हो गई है। ठीक है, तो जब भी ऑब्लिगेशन और राइट्स जो हैं वो फुलफिल हो जाएंगे, मेनली जो ऑब्लिगेशन है तो वो उस आपकी परफॉर्मेंस कहलाएगी, और इसको फर्दर एक्चुअल परफॉर्मेंस कहते हैं। ये आगे जाकर हम देखते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द वाइटल मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे हम कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका एक मोड जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और ये सबसे आइडियल और वाइटल मोड है। असल में यही मोड ऑफ परफॉर्मेंस है। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज का परफॉर्मेंस ही उसका मेन जो है मोड है। A contract is said to have been performed when the parties to a contract either perform or offer to perform their respective promises। ठीक है, पार्टीज जो है वो या तो प्रॉमिस जो है उसको परफॉर्म कर देती हैं या ऑफर कर देती है, तो दोनों सूरतों में वो आपकी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अच्छा जी, the parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promise unless such performance is dispensed with to get rid of or do without something or excused under the provision of this act or affinity। आगे जाके हम इसको देखते हैं जी। अच्छा, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे कि हमने कहा कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का फुलफिल हो जाने को हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस है ये बेसिकली दो जो है इसकी टाइप्स हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस है और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। इनकी जो है वो डेफिनेशन हम देखते हैं। Actual performance, when the promiser has made the performance in accordance with the terms of contract, जो contract या agreement हुआ था उसकी टर्म्स के मुताबिक जो promiser है उसने अपने promise को fulfill कर दिया है। ठीक है, and is accepted by the promisee, और promisee ने उसको accept कर लिया, it is called an actual performance। section 37 है इसका। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी मोटर बाइक की, तो मोटर बाइक का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 50,000 में उसकी सेल परचेज का। तो जिसने पेमेंट करनी थी उसने पेमेंट कर दी, जिसने बाइक देना था उसने बाइक दे दिया। तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, जिस तरह टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया था उसी तरीके से उसका परफॉर्म हो जाना एक्चुअल परफॉर्मेंस कहलाता है। ये एग्जांपल है, ए कंट्रैक्टेड टू डिलीवर टू बी एट हिज वेयर हाउस ऑन 1 नवंबर 2000 बेल्स ऑफ कॉटन ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटीज। ये एक कंट्रैक्ट हुआ कि ए ने
बी को डिलीवर करनी थी उसके वेयर हाउस पे 1 नवंबर को 500 बेल्स ऑफ कॉटन, जो कि एक खास क्वालिटी की थी, पर्टिकुलर क्वालिटी जो कि मेंशन थी उस एग्रीमेंट के अंदर। E brought the cotton of requisite quality to the appointed place on the appointed day during the business hour, and B took the delivery of goods. This is an actual performance, right? एक कंट्रैक्ट हुआ था जिसमें 1 नवंबर को 500 बेल्स ऑफ कॉटन पर्टिकुलर क्वालिटी की डिलीवर होनी थी। ये जो है उतनी ही क्वालिटी की, उतनी ही क्वांटिटी जो है वो बेल्स की, वही वाली क्वालिटी जिसकी एग्रीमेंट हुआ था, उसी दिन को बिजनेस आवर के अंदर बी के प्रेमिसेस पे, वेयर हाउस पे लेके आया है और बी ने उसकी डिलीवरी ले ली है। दिस इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो ये बड़ा आइडियल और वाइटल मोड है किसी भी कंट्रैक्ट का परफॉर्म या उसके डिस्चार्ज होने। उसके बाद है जी अटेम्प्टेड परफॉर्म। जैसे कि इसके लफ्ज से जाहिर है कि इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस तो दोनों साइडों पे जो है वो प्रॉमिस, एक ने ऑफर कर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस लगता है कि इसमें कोई कोशिश की गई है, लेकिन कोशिश पता नहीं कामयाब हुई है या नाकाम हुई है, अभी आके इसको हम देखते हैं। ऑल्दो द प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ performance, but the offer of performance of promiser is not accepted by the promisee, इट इज कॉल्ड एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। कि जिस आदमी ने वादा किया था, जो प्रोमिसर था, उसने पूरी कोशिश की है, लेकिन जो प्रोमिसी है जिससे वादा किया गया है उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसको हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहेंगे। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज आल्सो नोन एज टेंडर, इसको टेंडर भी बोलते हैं, टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको आगे जाके हम देखते हैं। तो सेक्शन 38 के अंदर है कि ये टेंडर या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही वाली एग्जाम्पल है कि ए कंट्रैक्टेड टू डिलीवर to B at his warehouse on 1st November 500 bales of cotton of a particular quality. B refused to take the delivery of goods. It is a case of attempted performance because A has done what he has required to do under the contract. A ने जो promiser था वो उस दिन को business hour के अंदर उतनी ही क्वांटिटी की, उसी क्वालिटी की कॉटन बेल जो है वो लेके बी के वेयर हाउस पे, प्रेमिसेस पे गया है, लेकिन बी ने लेने से इनकार कर दिया है, तो इसको हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहेंगे। इस अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की कुछ टेक्निकल, कुछ कम्प्लेक्सिटीज हैं, वो हम आगे जाके देखते हैं कि ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस जो है। अच्छा, ये टेंडर जो है, इसी को अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को हम टेंडर का नाम भी देते हैं, जो कि सेक्शन 38 के अंदर भी यूज किया गया है। तो मजीद जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर है उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, टेंडर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, टेंडर ऑफ मनी। कि आपने गुड्स और सर्विसेज पेश की हैं, टेंडर की हैं, या आपने टेंडर ऑफ मनी है, दोनों के कॉन्सिक्वेंसेज डिफरेंट है, दोनों को हम देखते हैं। तो अभी यहाँ तक जो हमने पढ़ा, तो बेसिकली हमने देखा कि परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट क्या है। परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट जो है वो एक वाइटल मोड है डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट का, और परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट जो है उसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो एक वाइटल और आइडियल मोड है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में एक पार्टी जो है वो कोशिश करती है अपनी ऑब्लिगेशन को 100% पूरा करने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो आपकी एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर कहलाता है। तो टेंडर की फर्दर टू टाइप्स हैं कि टेंडर ऑफ गुड्स या सर्विसेज है या टेंडर ऑफ मनी है, कि आपने गुड्स या सर्विसेज पेश की हैं, ठीक है, या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बेसिकली फाइनेंशियल नेचर का था, तो आपने मनी डिलीवर करनी थी। अभी इसको देखते हैं जी। Where the promiser offers to deliver the goods or services but the promisee refuse to accept, ठीक है, तो ये जो है टेंडर ऑफ गुड्स और सर्विसेज कहलाता है। जैसा कि पिछली एग्जांपल में उसने कॉटन बेल जो है वो डिलीवर करने की कोशिश की है, तो ये टेंडर ऑफ गुड्स। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होगा? इसके इफेक्ट्स ये हैं कि गुड्स और सर्विसेज नीड नॉट टू बी ऑफर्ड अगेन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके से पिछले एग्जाम्पल के अंदर उसने कॉटन बेल्स जो है वो लेके गया है, डिलीवर करने की कोशिश की है, लेकिन बी ने रिफ्यूज कर लिया है, तो एक दफा अगर आपने गुड्स जो हैं और जो सर्विसेज जो हैं वो ऑफर कर दी हैं, तो दूसरी दफा आपको ऑफर करने की जरूरत नहीं है। ये उसका एक इफेक्ट है। दूसरा कि प्रोमिसर में सू द प्रोमिसी फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड क्लेम डैमेजेस। अभी पिछले केस को अगर आप सामने रखें, तो ये जो है उसने 500 कार्टन उस पर्टिकुलर डेट को कंटेनर के अंदर लोड कराई हैं, उसका लोडिंग का खर्चा है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, उसके रास्ते के खर्चे हैं, इंश्योरेंस है, उसका ड्यूटीज हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं,
ये सारी चीजें पे करने के बाद वो लेके गया है बी के वेयर हाउस में, जहां बी ने उसको रिफ्यूज कर दिया है। तो ये जो प्रोमिसर है ए, उसके पास ये राइट है कि वो प्रोमिसी को बी को नॉन परफॉर्मेंस की वजह से उसको सू करे और उस पर जो है डैमेजेस क्लेम करे कि मुझे आपके इस एक्शन की वजह से इतना लॉस हुआ है, तो ये उसको सू कर सकता है। पहले इफेक्ट क्या हो गया कि दोबारा उसके वेयर हाउस पे ले जाने की जरूरत नहीं है लीगली। और दूसरी बात ये है कि प्रोमिसर जो है वो उसको सू कर सकता है उसके नॉन परफॉर्मेंस और डैमेजेस की वजह से, कि उसको इतना उसके नॉन परफॉर्मेंस की वजह से उसको इतने डैमेजेस हुए। और तीसरी बात क्या है, प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी दैट ही इज नॉट लायबल फॉर नॉन। प्रोमिसर जो ए है उसने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है, यानी उसको अटेम्प्ट कर दिया है परफॉर्म करने के लिए, इसलिए वो डिस्चार्ज हो गया है। ही इज नॉट लायबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, उसको नॉन परफॉर्मेंस की वजह से प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, सू नहीं किया जा सकता। राइट जी, यहाँ तक क्लियर है जी। टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेंडर अटेम्प्टेड अटेम्प्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। दूसरा इसका क्या था कि टेंडर ऑफ मनी, जब आपने मनी जो है वो बेसिकली आपके कंट्रैक्ट का पार्ट है, आपकी ऑब्लिगेशन का पार्ट है, तो देन क्या आपका होगा। Where the promiser offer to pay the amount but the promisee refuse to accept the same, इसके इफेक्ट क्या होंगे, थोड़े से गुड्स एंड सर्विसेज से ये डिफर हैं, ये डिफरेंट हैं, उससे डिफर करते हैं। तो देखिएगा जरा, प्रोमिसर इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू पे द अमाउंट। अगर आपने एक दफा अमाउंट ऑफर की है तो गुड्स और सर्विसेज के केस में आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, लेकिन यहां आप अपनी लायबिलिटी से फिर भी डिस्चार्ज नहीं होते, पैसे आपने देने हैं, लायबिलिटी आपकी अपनी जगह पे खड़ी रहेगी। ठीक है। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या है, प्रोमिसर विल नॉट बी लायबल फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अ वैलिड टेंडर। तो जिस दिन आपने उसको ऑफर कर दिया, टेंडर कर दिया अमाउंट, उस दिन के बाद आपसे प्रॉफिट, इंटरेस्ट, मार्कअप, कोई चीज आपसे चार्ज नहीं की जा सकती। दो इफेक्ट क्या हो गए टेंडर ऑफ मनी की सूरत में, कि आप अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हो, आपकी लाइबिलिटी अपनी जगह पर मौजूद है, हाँ, लेकिन उस दिन के बाद आपसे कोई अजाफी रकम, कोई इंटरेस्ट, कोई मार्कअप, कोई किसी तरह से आपसे नहीं लिया जा सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर काफी डिस्प्यूट होते हैं। अच्छा, अभी ये जो टेंडर है, जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, जैसा कि मैंने कहा इसके अंदर कम्प्लेक्सिटीज हैं, इसके अंदर लीगैलिटीज हैं, टेक्निकलिटीज हैं, वो बेसिकली ये वाली हैं कि आपकी क्या जो ऑफर है वो अटेम्प्टेड ऑफर या वैलिड टेंडर है भी सही या नहीं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो वो ये वाली चीजें हैं। ठीक है। वो ये चीजें हैं, क्या चीजें हैं, कि आपकी जो टेंडर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, टेंडर ऑफ मनी है, आपकी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, उसके ये एसेंशियल्स हैं। नंबर वन, अनकंडीशनल, आपके उस टेंडर के अंदर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, आपकी एग्रीमेंट के मुताबिक आपने डिलीवर करना है, आप उसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं कर सकते, अनकंडीशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, और कंडीशनल नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर टाइम, जिस टाइम पे आपने, जिस दिन और टाइम की बात हुई थी उस दिन की ऑफर, यानी जिस तरह आपने पिछली एग्जांपल में देखा बिजनेस आवर्स, ये नहीं हो सकता कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज 1 नवंबर को डिलीवर करनी है, आप रात को 2 बजे फोन करते हैं कि गुड्स आ गई हैं, तो वो एक नामुनासिब टाइम है। आपको बिजनेस आवर्स के अंदर प्रॉपर टाइम के ऊपर डिलीवर करनी, फिर प्रॉपर प्लेस, जिस प्लेस की बात हुई है उस प्लेस पे आपने डिलीवर करनी। आप ये नहीं कह सकते आपका वेयर हाउस जो है वो से हसन अब्दाल में है, आप कहते हैं कि गुड्स जो है ना वो आपकी रवात में, रवात प्राइमसेस के अंदर मौजूद है, ऐसा नहीं है, आपने प्रॉपर प्लेस पे डिलीवर करनी है। फिर प्रॉपर पर्सन, जिस पर्सन की बात हुई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उस पर्सन को आपने डिलीवर करनी है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद है कि आपने जो प्रोमिसी है उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है। जी, उसके बाद
उसके बाद है होल ऑब्लिगेशन। तो आपका जो पूरा ऑब्लिगेशन है आपने पूरे के लिए अटेम्प्ट करना है। ये नहीं है कि आपकी 500 कार्टन की बात हुई थी तो आप वहां पे 300 कार्टन उस दिन को डिलीवर करने की अटेम्प्ट करें। नो, आपको 500 कार्टन जो है एज पर एग्रीमेंट, एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एज पर प्रॉमिस आपने डिलीवर करनी है। फिक्स अमाउंट एंड लीगल टेंडर, ये अमाउंट के लिए है कि आपने फिक्स अमाउंट और उसका वो अमाउंट जो है वो आपने किसी लीगल टेंडर में देनी है। मसलन वो जिसको कहते हैं ना कि वो मनी जो है वो लीगल होनी चाहिए। ये ना हो कि उस दिन जो है मसलन आपने उस दिन 10,000 रुपीज देने हैं तो उस दिन आप 10,000 की कोई और चीज लेके चले जाएं कि ये 10,000 के मेरे पास ही काटन है, ये 10,000 की। को लीगल टेंडर में आपने उसकी पेमेंट की अटेम्प्ट करनी है, तो तब जाके वो आपकी वैलिड ऑफर जो है वो बनेगी। ये सारे उसके एसेंशियल पूरे होंगे। राइट जी। अच्छा जी, उसके बाद है पर्सन हु कैन परफॉर्म एंड डिमांड परफॉर्मेंस। कौन आदमी जो है वो परफॉर्म कर सकता है और कौन परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है। पर्सन हु कैन परफॉर्म, कौन परफॉर्म कर सकता है। जो जाहिर है जिसने प्रॉमिस किया है वो परफॉर्म करेगा। प्रॉमिसर कर सकता है, उसका एजेंट कर सकता है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी जिसको उसने अपॉइंट किया है वो कर सकता है, या उसके साथ अगर कोई जॉइंट प्रॉमिसर है तो वो कर सकता है। ये वाले लोग जो हैं या ना, ये बेसिकली इन्होंने जो है परफॉर्म करना है तो प्रोमिसर की कैपेसिटी में। ठीक है, उसके बाद है सॉरी, इनकी थोड़ी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं कि प्रोमिसर जो है वो परफॉर्म कर सकता है। प्रोमिसर तो बेसिकली वो एक्चुअल पार्टी है, तो एक्चुअल पार्टी जो है वो आइडियल मोड है कि वो उसको परफॉर्म करे। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ इसके अंदर एक टेक्निकल बात है। टेक्निकल बात ये है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो प्रोमिसर ने ही करने हैं। मतलब अगर वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर और इट वाज एग्रीड दैट प्रॉमिस will be performed by the promiser himself, then such promise must be परफॉर्म्ड बाय द प्रोमिसर। ठीक है, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कहा गया है कि इसको सिर्फ प्रोमिसर जो है ना वो परफॉर्म करेगा, कोई और नहीं करेगा, तो फिर उसी को करना चाहिए। इसकी एग्जांपल क्या है कि ए प्रॉमिस टू मैरी बी, ए मस्ट परफॉर्म दिस प्रॉमिस पर्सनली। ठीक है जी, शादी तो पर्सनली होती है ना। ये कहता है कि मैं आपके लिए एक पिक्चर पेंट करूंगा फॉर बी, ए मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस पर्सनली। तो ये पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। ये इटसेल्फ एक वास्ट एक टॉपिक है, पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट। तो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, अगर कोई मैकेनिक कहता है मैं आपकी गाड़ी ठीक करूंगा, तो कोई और नहीं कर सकता, वही करेगा। ठीक है, तो इस सूरत में प्रोमिसर ने जो है वो परफॉर्म करना, कोई उसकी जगह पे नहीं कर सकता। जब प्रोमिसर एजेंट, अगर पर्सनल नेचर से हट के कॉन्ट्रैक्ट है तो वो प्रोमिसर का जो एजेंट है जिसने को अपॉइंट किया अपनी जगह पे, तो वो उसको कर सकता है। ये इसकी एग्जाम्पल है, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो बेसिकली कोर्ट की तरफ से अपॉइंट होते हैं। ठीक है, अगर किसी प्रोमिसर की डेथ के बाद जो उसका सक्सेशन होता है, जो हेयरशिप होता है, उसके अंदर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होते हैं। जो भी उसके लीगल हेयर्स होते हैं वही उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो वाले जो हैं वो कर सकते हैं। तो अगर वो पर्सनल नेचर का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा, अदरवाइज लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपके फाइनेंशियल और कमर्शियल जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी क्या होती है? प्रोमिस ही जो है उसकी कॉन्सेंट से जो है वो प्रोमिसर के साथ एक एग्रीमेंट करता है, कॉन्सेंट देता है कि आपकी तरफ से अगर कोई थर्ड पार्टी भी परफॉर्म कर दे तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, थर्ड पार्टी भी उसको कर सकती है। जॉइंट प्रोमिसर कि जब 4-5 पार्टीज हैं, 4-5 लोग मिलकर को प्रॉमिस करते हैं, ए बी सी डी ने प्रॉमिस किया है, तो उनमें से कोई भी जो है वो प्रॉमिस जो है उसको फुलफिल कर सकता है। ये भी एक इशू है जॉइंट प्रॉमिस, ये थोड़ा सा आगे जाके हम देखेंगे इसके ऊपर भी। अच्छा, हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस, कि कौन डिमांड कर सकता है? जिसके साथ वादा किया था प्रॉमिसी वो डिमांड कर सकता है, उसके एजेंट, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड पार्टी को अगर उसने किया हुआ है, या जो है प्रॉमिस कुछ लोगों के साथ ज्वाइंट किया गया है, मुश्तरका है, तो वो सारे के सारे उसको डिमांड कर सकते हैं। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली अ प्रॉमिसी कैन डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। A promised B to pay 10,000 to C. It is only B who can demand performance and not C. ठीक है, तो ये एक बी, ए ने बी से वादा किया है कि वो 10,000 सी को देगा, तो इस सूरत में बी जो है, जो कि वादा बी से हुआ है कि वो
ए उसको देगा, तो सी जो है यहाँ पे डिमांड नहीं कर सकता, सिर्फ प्रॉमिस ही कर सकता है। ऑल्दो उसने पैसे आगे उसने सी को देने हैं, लेकिन वादा सी से नहीं हुआ, प्रॉमिस सी से नहीं हुआ। अच्छा जी, प्रॉमिसी एजेंट, जैसा कि हमने प्रॉमिसर के केस में पढ़ा, प्रॉमिसी के जो एजेंट हैं जो उसने मुकर्रर किए हैं, बिजनेस के अंदर बहुत सारे जो हैं वो लोग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव सीनियर्स होते हैं वो सारे कंपनी के एजेंट होते हैं, ठीक है। तो एजेंट जो है वो भी कर सकता है डिमांड। उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जब जो है वो कोर्ट की तरफ से डेथ की सूरत में प्रॉमिसी की जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होते हैं कोर्ट की तरफ से, वो भी डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद कोई थर्ड पार्टी अगर प्रॉमिसी ने उसको जो है वो अलाउ किया हुआ है और प्रॉमिसर ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, तो वो भी डिमांड कर सकता है। उसके बाद जॉइंट प्रॉमिसी के 4-5 लोगों के साथ वादा किया गया था, ठीक है, तो वो 4-5 लोग जो हैं उनमें से कोई भी जो है वो डिमांड कर सकता है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखिएगा। A promised B and C jointly to repay a loan of 10,000 on a specified day. B dies before the specified day. B's representative jointly with C can demand the performance from A on specified day. If B and C die before the specified, the representative of B and C jointly can perform the. अच्छा, ये जो बात है ना, इस बात को, ये आगे रूल्स हैं, इसमें हम इसको कवर करते हैं।